नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए, और इसका जो एग्ज़ाम है जनवरी 2025 में होने वाला है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र मतलब कि मिक्स रिवीजन है, तो इसको आप देखते चलिएगा और जितने भी आपको फैक्ट्स देखने को मिले उनको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पाश्चात्य समीक्षकों को कालक्रम से लगाना है। तो देखिए क्या है कि जो सबसे पहले समीक्षक हमें देखने को मिलते हैं वो है प्लेटो, जिनका जो समय है आप लगभग मान लीजिए 400 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 400 ईसा पूर्व जो समय है इनका प्लेटो का है। उसके बाद प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिनका जो समय है 400 मतलब 425 मान लीजिए, मतलब पौने 400, मतलब 388 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इनका समय है। उसके बाद है लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस का जो समय है क्या है, मतलब एक शताब्दी से तीसरी शताब्दी, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है कि इनका जो समय क्या है, लेकिन एक से तीसरी शताब्दी तक इनका जो समय है माना जाता है। कॉलरिज, देखिए कॉलरिज जिन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया है, इनका जो समय है 1772 से 1834, 1834 सॉरी, हाँ 1834 माना जाता है। तो देखिए ये मतलब कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कई बार इनसे कितने सवाल बन रखे हैं। मतलब 2 या 3 सवाल जो है आपको पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। तो इनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ हो सकता है, क्योंकि मैं आज ऐसी मतलब आज मेरे घर की जो परिस्थिति है कुछ अलग है। तो कोई नहीं, आप रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को देखते चलिए। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है वेस्टर्न पोएटिक्स के उद्भव के साक्ष्य जो है ईसा के 8 शताब्दी पूर्व से मिलने लगते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, मैं खाली आज आपको वही सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं आएगी। हाँ देखिए ये आएगा पाश्चात्य अनुक्रम, मतलब कि क्या है, सबसे पहले कौन आते हैं, प्लेटो आते हैं। प्लेटो के शिष्य होते हैं अरस्तु, और औदात्य सिद्धांत इन लोगों ने दिया है। फिर है मध्ययुगीन समीक्षा, फिर है पुनर्जागरण काल, फिर नवशास्त्रवाद। अगर ये सारे वर्ड आए ना, तो आप इन सब वर्ड्स को कहाँ से पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जोड़ने की कोशिश करना। और देखिए ये एक चीज़ है, ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कथन भी है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है, और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि बालकृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। मतलब क्या है कि जब भी सूरदास बालकृष्ण मतलब बालक कृष्ण का वर्णन करते हैं ना, और उनकी चेष्टाओं का मतलब उनकी जो भी गतिविधियाँ होती है, तो वो मतलब इस तरह से करते हैं कि मतलब ना उनके पास कोई शब्द कम पड़ते हैं, ना अलंकार, मतलब उसका चित्र वो बखूबी रूप से कर पाते हैं। तो ये बात कौन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। तो ये पक्का पूछा जा सकता है, किसका कथन है, और कथन वाले प्रश्न आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कथन है सूरदास के बारे में है, जरूर से जरूर इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि प्रश्न को अगर आप पढ़ें तो समझ में आ जाए। आप देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, उनके कौन कौन से किताबें हैं और कब प्रकाशित हुई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 ईस्वी। 1907 एक ऐसा टाइम है ना, जहाँ जिस समय हिंदी साहित्य के बहुत सारे मतलब इस काल में मतलब बहुत सारे साहित्यकारों का जन्म हुआ है, और बहुत सारे साहित्यकार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा, उनका भी जन्म है 1907 में ही हुआ है। ठीक है, तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ है। फिर आलोचनात्मक ग्रंथ इनके देख लीजिए, तो है सूर साहित्य। सूरदास पे इन्होंने मतलब जो कथन अभी हमने देखा सूर साहित्य से था, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी की है। आपको पता है कि हिंदी साहित्य में जो आदिकाल नाम है वह इन्होंने ही दिया है, और इसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है कि
इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ में ही हमें देखने को मिलता है, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर देख लीजिए कबीर के बारे में इन्होंने लिखा है, 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर है कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी की, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, मतलब उसी प्रकार से ये जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं ना, उनको के बारे में, उनकी किताबों के बारे में आप जरूर से जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका जन्म देखिए 1884 में हुआ है। आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मृत्यु है 1885 में हो गई थी, तो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, 1885 में उनका देहांत हो गया। महज उनके मृत्यु से एक वर्ष पहले रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है, 1941 में इनका निधन हुआ है। ये अच्छे आलोचक समालोचक माने जाते हैं, और इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखा है 1923 ईस्वी में, जो कि प्रकाशित हुई है। भ्रमर गीत सार, मतलब इन्होंने तुलसीदास और सूरदास, फिर कबीरदास, इन सब के ऊपर मतलब अपनी रचनाएं की हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है इनकी 1923 ईस्वी की है। भ्रमर गीत सार जो रचना है 1925 ईस्वी की है। और काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी की है। आपको पता है कि इन्हीं की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में ही हुआ है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये इनके बारे में आप जरूर जानिए। फिर है रस मीमांसा, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। रस मीमांसा किसकी रचना है? 1949, क्या 1949 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राम कुमार वर्मा, देखिए राम कुमार वर्मा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1905 में इनका जन्म हुआ है, 1990 में इनका निधन हुआ है। आलोचनात्मक ग्रंथ अगर हम इनके देखें, साहित्य समालोचना, साहित्य समालोचना 1938 में प्रकाशित हुई है। साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी की रचना है। और नामवर सिंह, नामवर सिंह एक बहुत ही ज़्यादा विशेष नाम है हिंदी साहित्य में, जो कि मतलब पूरे मतलब एक विश्व स्तर पे जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1926 में हुआ, 2019 में, अभी कुछ 4-5 साल पहले इनका निधन हुआ है। और आलोचना ग्रंथ अगर हम इनके देखें तो छायावाद 1955 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। कहानी नई कहानी पूछी जाती है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर है कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। तो ये इनके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, करना ही करना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है 1800 ईस्वी में हुई, आपको पता है और होनी भी चाहिए। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और लल्लू लाल कृत प्रेम सागर का जो प्रकाशन है 1803 में हुआ। लल्लू लाल जो थे इसके क्या माने जाते हैं, एक तरह से जब फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषाविद माने जाते हैं लल्लू लाल, ठीक है। देखिए क्या, और ये जो है ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इनको हम छोड़ देते हैं और इसको देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1800 ईस्वी में हुई। और इसके संस्थापक कर्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालिक गवर्नर जनरल माकीवंश वेलेजली थे, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर और इसको देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज थे उसके जो मतलब प्रधानाचार्य थे, मतलब कि प्रिंसिपल थे, वो कौन थे? गिल क्राइस्ट थे। तो डॉक्टर जॉन गिल क्राइस्ट थे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भाषा मुंशी, हाँ भाषा मुंशी के रूप में लल्लू लाल को नियुक्त किया गया था। सदल मिस और मतलब इन सब विशेष विशेष व्यक्तियों को इसके अंतर्गत मतलब वो किया गया था, शामिल किया गया था। लल्लू लाल का जन्म 1763 में हुआ है। तो 1763 में इनका जन्म हुआ है, आगरा के रहने वाले थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी आपने कहानियाँ सुनी होंगी इसकी। तो 1801 में इसका प्रकाशन हुआ है, तो जान लीजिए। और लल्लू लाल 1763 आगरा, तो सारी वही चीज़ें आ गई हैं। अगर हम लल्लू लाल की प्रमुख रचनाएं देखें तो ये सारी हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी की है।
बैताल 25 1801 ईस्वी की है। फिर है माधोनल 1801 ईस्वी की है। राजनीति 1802 ईस्वी की है। शकुंतला नाटक 1801 ईस्वी की है। और सभा विलास 1815 ईस्वी की है। माधव विलास 1817 ईस्वी की है। लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। बिहारी सतसई की टीका है। तो देखिए ये सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको देखना है और इनको आप बिल्कुल भी मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्ट रिवीजन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को लेके आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले मतलब लेक्चर में। जब तक आप लोग इन सभी चीज़ों को देखते रहिए। और इन सब की जो पीडीएफ्स है ना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले ही अपलोड कर किए, तो उन्हीं पीडीएफ से मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप रिवीजन सीरीज में जुड़िए और मैं केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आपका जो जनवरी का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और विशेष रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, साहित्य गुरु को, और इसको लाइक शेयर और मतलब सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसको मैं लाता रहूँगा और समय समय पे आपको इसकी अपडेट जो मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।